Hello guys, welcome back to my YouTube channel HRM Pillar. This is Mahima here. So today I'm going to discuss a very important topic of UGC NET exam, especially HRM Labor Welfare Code 55 और टॉपिक है लेबर लेजिस्लेशन. सो इसके अंदर मैं प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन भी कवर करूंगी और पूरा ओवरऑल टॉपिक लेबर लेजिस्लेशन भी करूंगी कवर. बट इससे पहले आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स तक अपने चैनल को पहुंचाना है गाइज. सो प्लीज मेरी इसमें हेल्प कीजिए. डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड कमेंट इट. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइज सबसे पहले मैं कंटेंट्स डिस्कस करना चाहूंगी आपके साथ. सो फर्स्ट है मीनिंग डिस्कस करूंगी, देन डिफरेंस बिटवीन सोशल एंड लेबर लेजिस्लेशन. थर्ड है फोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग मॉडर्न सोशल एंड लेबर लेजिस्लेशन. देन आई विल बी डिस्कसिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसका सोशल एंड लेबर लेजिस्लेशन से क्या लेना देना है. देन फंडामेंटल राइट्स, देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स एंड देन प्रिंसिपल जो कि मेन टॉपिक है एंड टाइप्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन. सो गाइज बिफोर स्टार्टिंग मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, HRM पिलर कमेंट कीजिए एंड प्लीज उस पर सब्सक्राइब आइकन दबा दीजिए प्लीज. चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. सो फर्स्ट मीनिंग से हम लोग शुरू करते हैं. लेबर लेजिस्लेशन. सो लेबर लेजिस्लेशन होता क्या है गाइज? इसके अंदर वो लॉज आते हैं, वो सारे लॉज जो कि लेबर से रिलेटेड होते हैं, जिसके अंदर लेबर की वर्किंग कंडीशन इंप्रूव हो, उनके राइट्स उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, जितनी भी ट्रेड यूनियन है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, एज वेल एज हमारे एम्प्लॉयर्स को भी प्रोटेक्ट किया जा सके, दोनों तरफ से प्रोटेक्शन हो. ऐसे लॉज जो हमारे बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं लेबर लेजिस्लेशन. सो व्हाट आर द सब्जेक्ट मैटर्स? अगर हमसे पूछा जाए तो सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? आवर्स ऑफ वर्क, वेजेस, वर्किंग कंडीशन, ट्रेड यूनियनिज्म, इंडस्ट्रियल रिलेशन आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लेबर लेजिस्लेशन. और इसके अंदर हमारी जितनी भी प्रॉब्लम जो ऑक्यूपेशनल स्टेटस से रिलेटेड होती हैं, ऑक्यूपेशनल स्टेटस मतलब आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होती हैं वर्कर के, वो रिलेटेड जितने भी लॉज होते हैं वो इन सब के अंदर आते हैं, जो कि लेबर लेजिस्लेशन के अंडर कैटेगरी में आता है. ओके गाइस, सो आई होप लेबर लेजिस्लेशन का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा. फटाफट चलते हैं डिफरेंस बिटवीन सोशल एंड लेबर लेजिस्लेशन. सो गाइज ये मैंने बड़ी मेहनत से स्लाइड बनाई है और इसमें जितना भी मैंने हाईलाइट किए हैं वर्ड्स उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, दैट विल बी हेल्पफुल. सो गाइज सोशल लेजिस्लेशन और लेबर लेजिस्लेशन में डिफरेंस क्या है? जो लेबर लेजिस्लेशन है वो इट रिगार्ड्स द इंडिविजुअल एज अ वर्कर. उसमें जो इंडिविजुअल होता है वो एज अ वर्कर काउंट करते हैं और सोशल लेजिस्लेशन में वो एक सिटीजन समझ के काम करते हैं. समझ रहे हैं? लेबर लेजिस्लेशन में जितने भी लॉज बनते हैं वो वर्कर को देखकर बनते हैं, पर सोशल लेजिस्लेशन में एक उसे सिटीजन माना जाता है वहां का. सेकेंड पॉइंट है सोशल लेजिस्लेशन इज डिजाइन स्पेसिफिकली टू रिड्रेस द सोशल इविल्स एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अंडर प्रिविलेज सेक्शंस. ठीक है, जबकि लेबर लेजिस्लेशन में क्या होता है, उसमें वर्किंग कंडीशंस देखी जाती हैं और राइट्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं किसके? वर्कर के. समझ में आ रहा है? फिर सोशल लेजिस्लेशन का वाइडर स्कोप है और लेबर लेजिस्लेशन का नैरोअर स्कोप है. अब इसका आंसर तो बहुत इजी है गाइस, वो जो कि मैं ऊपर अपने पॉइंट्स में दे चुकी हूँ. सोशल लेजिस्लेशन जो है वो ओवरऑल सोसाइटी, ओवरऑल सिटीजन के लिए हेल्प करता है, तो वो वाइडर हुआ. और जबकि जो लेबर लेजिस्लेशन है उसके जो लॉज होते हैं उनका स्कोप थोड़ा नैरोअर होता है, क्योंकि वो सिर्फ लेबर को देखकर लॉज बनाता है. एंड द लास्ट इज सोशल जो लेजिस्लेशन के लॉज होते हैं वो सोसाइटी को एज अ होल कवर करते हैं, जबकि जो लेबर लॉज होते हैं वो सिर्फ वर्कर्स और एम्प्लॉयज को एज अ होल कवर करते हैं. ठीक है, सो आई होप डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा. अब फटाफट चलते हैं फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस मॉडर्न सोशल एंड लेबर लेजिस्लेशन बोथ. ठीक है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं? सो फर्स्ट है अर्ली इंडस्ट्रियलिज्म. अर्ली फेज में क्या होता था, जब बहुत ज्यादा आवर्स ऑफ वर्क होते थे, एम्प्लॉयमेंट हुआ करता था यंग चिल्ड्रन का, अनहेल्दी कंडीशंस से काम करवाया जाता था, लो वेजेस पे की जाती थी. उससे क्या रीजन, उससे क्या आया? सोशल वर्कर्स ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी और प्रोटेस्ट की वजह से क्या निकला? फैक्ट्रीज एक्ट का जन्म हुआ. फैक्ट्रीज एक्ट हमारा डिस्कवर हुआ और उसका वो हमारे इंडिया में प्रोविजन आया. सो गाइज ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि लेबर लेजिस्लेशन को अफेक्ट करते हैं. तो सेकंड है राइज ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म. अर्ली ट्रेड यूनियन जो हमारी हुआ करती थी वो काफी सफर करती थी इल ट्रीटमेंट एम्प्लॉयर से, बट अब जैसे जैसे उनकी ग्रोथ हुई है उसकी वजह से जो रेगुलेशन आया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में, प्रिवेंशन आया है और जो सेटलमेंट और मेंटेनेंस हुआ है इंडस्ट्रियल पीस का, वो भी इफेक्ट करता है हमारे लेबर लॉस को. सो गाइज राइज जो हुआ है, ग्रोथ जो आया ट्रेड यूनियन ने, उसमें भी बहुत हेल्प करी है हमारे लेबर लॉस को लाने में. थर्ड है ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम एंड एक्सटेंशन ऑफ फ्रेंचाइजी.
Emergence of labor parties in many industrial countries generated forces and supported labor legislation was very beneficial. जो political parties ने support किया है हमारे लेबर लॉज को, उससे भी काफी लेबर लॉज में ग्रोथ आया है और काफी नए नए लॉज भी बनाए गए हैं. ओके. फोर्थ पॉइंट है हमारा राइज ऑफ सोशलिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी आइडिया. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसने सोशल और लेबर दोनों ही लेजिस्लेशन को अफेक्ट किया है, क्योंकि लेबर लेजिस्लेशन और सोशल लेजिस्लेशन को सोशल रिफॉर्मर्स और सोशल थिंकर्स ही बनाते हैं. और ये जो सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड हुआ है पूरे सोसाइटी में, उसका जो हमें देना चाहिए क्रेडिट वो जाता है सारे के सारे हमारे जितने भी सोशल थिंकर्स हैं, तो उन्होंने भी काफी हेल्प करी है. फिफ्थ आता है ग्रोथ ऑफ ह्यूमैनिटेरियनिज्म एंड सोशल वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस. रोल ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स. अब जो मैं पहले भी बात कर रही थी उससे थोड़ा हटके पॉइंट है, इसमें सोशल रिफॉर्मर्स की बात की गई है. उन्होंने भी काफी इंपॉर्टेंट काम किया है, इन्वेस्टिगेट किया है कि लिविंग कंडीशंस कैसी हैं, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं हमारे मासेस की, मतलब जो हमारे मासेस हैं मतलब वर्कर्स हैं जो, उनकी कैसी कंडीशन है. और ग्रेजुअली इसकी वजह से हमारा एज अ सोसाइटी एज अ होल ओवरऑल कवर होने लगा, तो उसमें हमारा सोशल लेजिस्लेशन भी आ गया. सो गाइज ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं. फटाफट चलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें क्या रोल है लेबर लेजिस्लेशन में और सोशल लेजिस्लेशन में. सो गाइज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस प्रोवाइड करे हैं जिसका डायरेक्ट बियर पड़ता है हमारा लेबर लेजिस्लेशन पे, मतलब डायरेक्ट अफेक्ट पड़ता है. सो गाइज इसमें मेनली जो इनकॉर्पोरेट किया गया है वो है फंडामेंटल राइट्स आपके और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. सो गाइज फटाफट फंडामेंटल राइट्स पे आ जाते हैं. गाइज प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा, स्पेशली एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक किस राइट के अंदर आता है, तो इसलिए मैंने इसकी अलग से टेबल बना दी है. सो गाइज राइट ऑफ इक्वालिटी आता है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक. राइट टू फ्रीडम आता है आर्टिकल 19 से लेके 22. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है 23 से 24. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है आर्टिकल 25 से 28. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आता है आर्टिकल 29 से 30. और लास्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आता है आर्टिकल 32 35. सो टोटल आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए 6. उनके आर्टिकल्स टोटल आर्टिकल 14 से लेके 35 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, और उनको सेग्रीगेट करके मैंने इस टेबल में आपको दिखाया जिससे कि आप इसको नोट डाउन कर सके. गाइस देखिए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं. आर्टिकल 14 से 18 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं वो किस राइट को लेकर है, तो ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको राइट ऑफ इक्वालिटी चूज करना होगा. सो गाइस ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. हम फटाफट से एक एक के बारे में पढ़ भी लेते हैं. फटाफट राइट ऑफ इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी के अंदर क्या आता है गाइस, जैसे कि आप नाम से भी समझ रहे हैं कि इक्वल राइट्स देना सबको, इररिस्पेक्टिव उनकी रिलीजन, उनका जेंडर, उनका कास्ट, उनका रेस या प्लेस ऑफ बर्थ. इसका मतलब है कि आपको इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी स्टेट में उनके कास्ट को लेकर, उनके रिलीजन को लेकर. और ये राइट ये भी इंक्लूड करता है कि अनटचेबिलिटी बिल्कुल भी फैलाई ना जाए, इसका अबॉलिशन हो. सेकेंड हमारा आता है राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम में ये बताया गया ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक फ्रीडम है, ये जरूर होना चाहिए सोसाइटी में. और इसके अंदर हमें काफी सारे अपॉर्चुनिटीज और काफी सारे फ्रीडम्स दिए गए हैं सिटीजन को, और वो फ्रीडम्स मैं आपको एक एक करके बताती हूँ. फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, एंड फ्रीडम टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. थर्ड हमारा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24. इसके अंदर ये बताया गया है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है प्रोहिबिशन होना चाहिए उसका, चाहे वो बेगर के फॉर्म में हो या कोई भी अदर फोर्स्ड लेबर के फॉर्म में हो, वो नहीं होना चाहिए. प्रोहिबिशन होना चाहिए चिल्ड्रन का काम करना फैक्ट्रीज में. कॉन्स्टिट्यूशन ये भी प्रोहिबिट करता है कि चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स को हजार्डस कंडीशन में काम करना प्रोहिबिट है, मतलब वो काम नहीं करेंगे इफ दे आर अंडर 14 ईयर्स. ओके गाइस. देन आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28. इसके अंदर ये बताया गया है कि हमारा जो इंडियन पॉलिटी है वो सेक्युलर नेचर की है. इसका मतलब हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए, हर कंसाइंस, हर प्रोफेशन, हर प्रैक्टिस, हर प्रोपगेशन जैसे भी होता है रिलीजन का, सबको इक्वल राइट देना चाहिए. ऐसा कोई स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होना चाहिए. हर पर्सन को अपने रिलीजन को फ्रीली प्रैक्टिस करना, उस पर फेथ करना और उसके नाम पर रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन खड़ा करना, उसको फ्रीडम है उसकी.
ओके गाइस। देन हमारा आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसमें आर्टिकल 29 में से लेके 30 तक है वो। अब इसके अंदर क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि आप जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स ऑफ रिलीजियस, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो है, बाय फैसिलिटेटिंग देम टू प्रिजर्व देयर हेरिटेज एंड कल्चर। मतलब आपको अपने कल्चरल राइट्स को प्रिजर्व करने की आपको बिल्कुल अनुमति है। और एजुकेशनल राइट्स के अंदर ये आता है कि हर इंसान को एजुकेट होने का फ्रीडम है, एंड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनी रेस, रिलीजन या कास्ट। फिर लास्ट हमारा आता है आर्टिकल 32 से 35 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके अंदर ये आता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी दैट रेमेडीज इफ सिटीजन फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। मतलब जितने भी मैंने अभी आपको फंडामेंटल राइट्स बताए, अगर वो वायलेट होते हैं तो गवर्नमेंट को अलाउड है कि वो इसकी रेमेडी भी लाएं और उसको कर्ब करें, मतलब उसको सुधारें। ओके गाइस, जब भी ये राइट्स वायलेट होंगे, एग्रीव पार्टी जो है वो कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकती है, या फिर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है और वो ये इन्फोर्स करा सकती है कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को नहीं कर पा रही है लागू, अपने नहीं कर पा रही है, उसके वायलेट हो रहे हैं, और वैसे ही तभी गवर्नमेंट उस पे कुछ ना कुछ कड़ा कदम लेगी। ओके गाइस, सो फटाफट आ जाते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये है, द स्टेट स्ट्राइव प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग देम इफेक्टिवली। सो गाइज इसमें पॉइंट्स को मैंने डिस्क्राइब किया है, कुछ चीजें मैंने हाईलाइट करी हैं, तो प्लीज गाइज उस पर ध्यान दीजिएगा। सेकंड पॉइंट है, स्टेट डायरेक्ट इट्स पॉलिसी इन सिक्योरिंग। क्या क्या सिक्योर करता है? हर सिटीजन को इक्वल राइट होना चाहिए, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए, इक्वल पैसा मिलना चाहिए इक्वल काम करने का, और हेल्थ और स्ट्रेंथ होनी चाहिए वर्कर्स में। थर्ड पॉइंट, स्टेट को ऐसे इफेक्टिव प्रोविजंस बनाने चाहिए जिसकी वजह से वर्कर्स की सिक्योर हो सके राइट ऑफ वर्क, उनको एजुकेशन मिल सके और पब्लिक असिस्टेंस मिल सके जब वो ओल्ड एज के हो जाए, वो अनएम्प्लॉय हो जाए, सिकनेस हो जाए या उन्हें डिसेबलमेंट हो जाए। फिर आता है कि एक सिक्योर करना चाहिए जस्ट और ह्यूमेन कंडीशंस काम करने की। जस्ट और ह्यूमेन मतलब जिसमें कोई आम इंसान काम कर सके, ऐसे प्रोविजंस बनाने चाहिए, और मैटरनिटी लीव भी देनी चाहिए विमेन को। उसके बाद स्टेट को ये सिक्योर करना चाहिए कि जो भी वर्कर हो, एग्रीकल्चरल वर्कर हो या इंडस्ट्रियल वर्कर हो, उसे एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन करना आना चाहिए, और वो सिक्योर स्टेट करेगा। स्टेट ये भी सारे स्टेप्स लेगी कि उसको ऐसे लेजिस्लेशंस और ऐसे लेबर लॉज बनाने हैं जिससे कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर का मैनेजमेंट के अंडरटेकिंग्स, मतलब मैनेजमेंट में भी उसका पार्टिसिपेशन हो, जिससे कि सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस में खाली मैनेजमेंट ही नहीं बल्कि वर्कर भी पार्टिसिपेट करे। ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। फटाफट अब चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये बताया गया है कि आर्टिकल 246 और जो 7th शेड्यूल था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करी है। कौन सा आर्टिकल था? 246। कौन सा शेड्यूल था? 7। अब इस 7th शेड्यूल में क्या बताया गया है? 3 ऐसी लिस्ट बताई गई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस आपने इनका नाम सुना भी होगा पहले। दीज आर यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मैंने एक एक के बारे में ये जो टॉपिक्स लिखे हैं इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि टिक मार्क में हमेशा एग्जाम में आता है। फर्स्ट है यूनियन लिस्ट। सब्जेक्ट क्या है इसका यूनियन लिस्ट का? इसके अंदर आते हैं आपके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में, रेलवे, पोर्ट, एयरवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऑयल फील्ड, इंटरस्टेट माइग्रेशन और यूनियन पेंशन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं वो सब यूनियन लिस्ट में आते हैं आपके। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या आता है? आपका ट्रेड यूनियन आता है, इंडस्ट्रियल लेबर डिस्प्यूट्स आते हैं, सोशल सिक्योरिटी आता है, सोशल इंश्योरेंस आता है, एम्प्लॉयमेंट आता है, अनएम्प्लॉयमेंट आता है, वेलफेयर ऑफ लेबर, वर्किंग कंडीशन, पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, फैक्ट्रीज एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग ऑफ वर्कर, मैरिज एंड डिवोर्स ऑफ लेबर, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ वर्कर एंड चैरिटी एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, मतलब लेबर से रिलेटेड। देन कम्स दी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में और जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं वो होते हैं प्रिजन, रिफॉर्मेटरी, बोर्स्टल इंस्टीट्यूशन, रिलीफ डिसेबल्ड और अनएम्प्लॉयबल वर्कर का, बेटिंग, गैम्बलिंग, स्टेट पेंशन और स्टेट से रिलेटेड जो ओवरऑल स्टेट को अफेक्ट करे वो सारे मैटर्स स्टेट में आते हैं। सो गाइस क्या याद करना है? कौन से में आया था आर्टिकल 246? कौन से शेड्यूल में आया था? 7 में। 7 शेड्यूल में कितनी लिस्ट है? 3 लिस्टों का नाम क्या है? यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। और तीनों के सब्जेक्ट मैटर आपको थोड़े थोड़े नोट डाउन करने हैं। फिर हमारा आता है मेन टॉपिक जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न लेबर लेजिस्लेशन। गाइस 7 प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन, वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन।
सो गाइस फटाफट पढ़ लेते हैं। मैंने इनके एग्जाम्पल्स भी इंक्लूड करे हैं इस बार। प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन का मतलब है कि ऐसे एनेक्टमेंट करना लेबर लॉज के जो कि प्रोटेक्ट कर सके वर्कर्स को और उनके इंटरेस्ट को भी, जैसे कि एग्जाम्पल के फॉर्म में फैक्ट्रीज एक्ट 1948, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, वेजेस से रिलेटेड हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। सेकेंड हमारा है प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि सोशल रिलेशनशिप में इक्वालिटी होना, मतलब डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करना दोनों पार्टीज की तरफ से, जैसे कि इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, बॉन्डेड लेबर एक्ट 1976 और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। गाइस कुछ करिए ना करिए, इनके एग्जांपल्स प्लीज नोट कर लीजिएगा। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन। इसमें क्या होता है, ये जनरली सीख करता है कि एक रेगुलेट कर सके रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर और उनके एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, मतलब दो डोमिनेंट जो ग्रुप्स है लेबर और एम्प्लॉयर, उनके बीच में एक बैलेंस ऑफ पावर रहे उन दोनों के रिलेशनशिप में। अब कौन कौन से एक्ट होंगे गाइज, बहुत ईजी है। ट्रेड यूनियन एक्ट होता है सबसे पहले, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट रिलेशन एक्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का भी मैंने प्रोवाइड किया है, एम्प्लॉयमेंट, फिर है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। सो गाइज ये एग्जाम्पल्स मैंने बड़ी मेहनत से ढूंढे, प्लीज इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। फोर्थ हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर। मेन पर्पस क्या होता है इस प्रिंसिपल का, ये इंश्योर करना कि प्रोविजन जो है बेसिक एम्यूनिटीज प्रोवाइड हो सके वर्कर को, उनके काम के दौरान भी हो सके, और उनकी कंडीशन और उनके फैमिली मेंबर्स की कंडीशन को इंप्रूव करना, जैसे कि माइंस एक्ट हो गया, प्लांटेशन लेबर एक्ट हो गया, डॉक वर्कर एक्ट हो गया और बीड़ी वर्कर वेलफेयर फंड एक्ट हो गया। ठीक है गाइस। फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन में भी दो तरीके के आते हैं, सोशल इंश्योरेंस लेजिस्लेशन एंड सोशल असिस्टेंस लेजिस्लेशन। इसके क्या एग्जांपल है, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ठीक है। फिर हमारा सिक्स्थ आता है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या आता है, यहाँ पे बहुत सारे लेबर लॉज हैं जो कि इनेक्ट होते हैं, जिसके अंदर हमें ये ध्यान देना होता है कि इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पर्टिकुलर कंट्रीज में, जैसे कि लॉज हो गए आपके वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल पीस से रिलेटेड, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस से रिलेटेड और स्ट्राइक्स और लॉकआउट से रिलेटेड। अब गाइज आप ये समझ रहे होंगे कि मैंने इसमें 6 प्रिंसिपल्स क्यों इंक्लूड करे हैं, जबकि मैंने यहाँ पीछे ये 7 दिखाए थे। एक्चुअली गाइज प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, सो दैट्स व्हाई आई हैवंट इंक्लूडेड इन माय स्लाइड, सो एज टू अवॉइड लैगिंग, क्योंकि काफी बड़ी वीडियो बन जाती है गाइस, तो आप देखते नहीं है, इसीलिए मैंने शॉर्टन करने के लिए इस वाले प्रिंसिपल को ज्यादा जोर नहीं दिया, इसलिए आई हैवंट इंक्लूडेड इट। ओके, ऑलराइट गाइस, सो लास्ट टॉपिक जो है हमारा टाइप्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, फटाफट देख लेते हैं। प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन क्या है, ये पहला टाइप है। इसमें क्या उनसे आते हैं, इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है कि मिनिमम लेबर स्टैंडर्ड्स को जो है उन्हें तो एटलीस्ट प्रोटेक्ट करना और वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव करना। अब इसके अंदर क्या एक्ट्स आते हैं आप खुद भी बता सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी इससे पहले आपको प्रिंसिपल्स में भी एग्जाम्पल बताए थे, वही सेम एग्जाम्पल्स हैं, फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट, प्लांटेशन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट एटसेट्रा। सेकेंड हमारा लेबर लेजिस्लेशन का जो टाइप है वो है रेगुलेटिव एक्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि रेगुलेट करना रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, ठीक है, और उनके बीच में जितने भी डिस्प्यूट्स चल रही है उनको सेटल करना। कौन सा एक्ट आएगा, सबसे पहले तो ट्रेड यूनियन एक्ट आएगा, दूसरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आएगा और तीसरा इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट आएगा। गाइस ये एग्जांपल मैंने सिर्फ लिखने के लिए नहीं, आपको ये प्लीज नोट डाउन भी करने हैं। थर्ड है सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। थर्ड कैटेगरी वो कवर करती है लॉज को जिसमें कि वर्कमैन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड कर सके जब उनको बहुत ही ज्यादा कोई कॉन्टिजेंसी हो गई हो उनकी लाइफ में, कोई बहुत ही बड़ी विपदा आ गई हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट देते हैं जब डिसेबलमेंट हो जाता है या फिर डेथ हो जाती है, प्रोविडेंट फंड एक्ट प्रोवाइड करते हैं, ESI एक्ट एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरिंग, ग्रेचुइटी एक्ट प्रोवाइड करते हैं। लास्ट हमारा वेलफेयर लेजिस्लेशन, इसका तो नाम ही वेलफेयर है, जिसका मतलब कि वर्कर के वेलफेयर के लिए काम करना और उनकी लिविंग कंडीशंस को एज अ जनरल इंप्रूव करना और प्रमोट करना। इसके एग्जांपल है बीडी वेलफेयर फंड एक्ट और माइका माइंस लेबर वेलफेयर एक्ट। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपको ये टॉपिक सारे समझ में आए होंगे। सो गाइस एंड में मैंने ये जो कोट लिखा है ये आप लोगों के लिए लिखा है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। इसका मतलब है सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। सो गाइस छोटे छोटे स्मॉल एफर्ट्स कीजिए, छोटी छोटी जो टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाती हूँ उनको एक एक दिन में ही भले देखिए, पर जरूर एक टॉपिक जरूर एक दिन में देखिए, उसी से आपको सक्सेस मिलेगी एंड यू विल बी एबल टू क्रैक योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो गाइस
प्लीज़ मेरी सारी वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए. दिस इज महिमा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द वीडियो. गुड बाय.